Bismillahirrahmanirrahim, ladies and gentlemen. Today we will discuss reliability and its types. So first of all, we will discuss that what is reliability. Basically, we will discuss the definition of the reliability. कि reliability होती क्या है, मैं आपको बड़े आसान से अल्फाज में समझाने की कोशिश करूँगा. इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप जो है वो ये हमारा जो टॉपिक है वो आपके नॉलेज में इजाफा करेगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि रिलायबिलिटी होती क्या है. रिलायबिलिटी की जब हम डेफिनेशन देखते हैं तो इट्स डिग्री टू विच एन असेसमेंट टूल प्रोड्यूस स्टेबल एंड कंसिस्टेंट रिजल्ट्स. अच्छा, रिलायबिलिटी ये होती है जब भी आप कोई भी रिसर्च कंडक्ट करते हैं, कोई डाटा कलेक्ट करते हैं. हमारी साइकोलॉजी की जो मोस्टली रिसर्चेज होती हैं उनमें डाटा कलेक्शन होता है. हम पेपर एंड पेंसिल टेस्ट जो है वो मोस्टली एडमिनिस्टर करते हैं. फॉर एग्जांपल मेरे पास एक डिप्रेशन का टेस्ट है, वो लाइक एक टेस्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, रिवाइज्ड चिल्ड्रंस एंजाइटी एंड डिप्रेशन स्केल, जो मेरा एमफिल का प्रोजेक्ट भी था. इसको मैंने ट्रांसलेट और अडेप्ट किया अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी कल्चर. अच्छा, इसमें ये जो है, अब मैंने एक टेस्ट वो एडमिनिस्टर कर लिया. अब जब टेस्ट मैंने एडमिनिस्टर कर लिया है तो मेरे पास उसका एक स्कोर आ गया. अब मैं वो स्कोर एक साइड पर लिख लेता हूँ. अब मैं कुछ दिनों के बाद दोबारा वही टेस्ट अगेन मैं एडमिनिस्टर करता हूँ उसी पॉपुलेशन पे जिस पे मैंने पहला किया था, और मैंने अगेन एक स्कोर ले लिया. अब मैं दोनों स्कोर्स के दरमियान में कोरिलेशन देखूंगा कि क्या कोई मतलब क्या पहला स्कोर जो है वो दूसरे स्कोर के साथ कोरिलेट कर रहा है, मतलब एक जैसा है. 100% तो एक जैसा नहीं होता, लेकिन कुछ कोई 0.20 0.305 मतलब 20 का फर्क हो सकता है. लाइक अगर मैं कोरिलेशन देखूं तो उसकी 0.70 या 7.75 या 0.80, मतलब इतनी कंसिस्टेंसी आ सकती है. कंसिस्टेंसी मींस कि जैसा पहले स्कोर था तकरीबन मिलता जुलता स्कोर वैसा ही दोबारा भी टेस्ट एडमिनिस्टर करने पे आए. तो जब हम 2 दफ़ा टेस्ट एडमिनिस्टर करें, रिलायबिलिटी क्या होती है, किसी भी टेस्ट की जब हम रिलायबिलिटी चेक करते हैं तो हम देखते हैं कि क्या जब भी इसको थोड़े से वक्फे के साथ जब हम एक ही पॉपुलेशन पे ये टेस्ट 2 दफ़ा अप्लाई करें तो क्या एक जैसा स्कोर आता है. जिस तरह मैंने बात की स्टेबल एंड कंसिस्टेंट, यानी स्टेबल मींस कि बहुत ज़्यादा तब्दीली तो नहीं है स्कोर में. जब हमने एक दफ़ा किया फिर हमने दूसरी दफ़ा वही टेस्ट सेम पॉपुलेशन पे किया तो क्या बहुत ज़्यादा कोई तब्दीली तो नहीं आई. तकरीबन, मैं 100% की बात नहीं कर रहा, 100% कंसिस्टेंट और स्टेबल नहीं होता, लेकिन क्या कोई थोड़ी बहुत मतलब कोई चेंज आने के बाद क्या मोस्टली जो रिजल्ट्स हैं वो स्टेबल है या कंसिस्टेंट है. तो इसको हम कहते हैं रिलायबिलिटी. रिलायबल होने से मुराद ये है, जिस तरह आपने कहा पाकिस्तानी बड़ी इंपॉर्टेंट कमर्शियल बड़ी चलती होती थी डॉलर्स की पहले के, क्योंकि डॉलर्स तो रिलायबल है. मतलब रिलायबल का मुराद से उनकी मुराद ये होती थी कि अच्छा, मुझे भी उस वक्त समझ नहीं आती थी कि डॉलर्स तो रिलायबल है, ऐसे क्या मुराद है. लेकिन जब फिर मैं साइकोलॉजी में आया, मैंने रिसर्च पढ़ी, रिलायबिलिटी पढ़ी, फिर मुझे समझ आई कि रिलायबिलिटी से मुराद ये है कि डॉलर्स जो है वो उसकी कारकर्दगी जो है वो हमेशा सेम रहती है. ये नहीं है कि शुरू में जो है वो अच्छा काम किया, उसके एंड पे वो जो है वो उसकी परफॉर्मेंस लो हो गई, नहीं, बल्कि डॉलर्स की कारकर्दगी हमेशा हर मौसम में ही अच्छी रहती है, एक जैसी रहती है. तो दिस इज कॉल्ड रिलायबिलिटी, कि जब आपका जो स्केल है वो एक जैसे स्कोर दे आपको, तो दिस इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी एंड स्टेबिलिटी, एंड दिस इज कॉल्ड रिलायबिलिटी. कीप इन माइंड, रिलायबिलिटी ऑलवेज रिलेटेड टू द रिसर्च टूल और इंस्ट्रूमेंट, नॉट सैंपल. आप एक बात याद रखिए, जब आप 2 दफ़ा टेस्ट एडमिनिस्टर कर रहे हैं ना, रिलायबिलिटी आप चेक कर रहे हैं तो वो स्केल की चेक कर रहे हैं, वो सैंपल की नहीं चेक कर रहे कि आप कहेंगे जी जिस तरह का उन लोगों का स्कोर पहले था उसी तरह का उन लोग, मतलब उनके स्कोर नहीं, बल्कि आपका जो इंटेंशन रिलायबिलिटी जो होती है वो सैंपल की नहीं होती. रिलायबिलिटी जो होती है वो स्केल की होती है. आप ये देखते हैं कि मेरे स्केल ने इन लोगों का जो पहले रिजल्ट दिया था, क्या अब भी 8 दिन या 7 दिन या 10 दिन बाद या 1 महीने बाद वैसा ही तकरीबन स्कोर मेरा स्केल दे रहा है. इसका मतलब है मेरा जो स्केल है वो रिलायबल है. दिस इज कॉल्ड रिलायबिलिटी. अच्छा जी, आगे अब हम डिस्कस करते हैं टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी, यानी जो रिलायबिलिटी है हम उसकी टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं. तो सबसे पहली जो टाइप्स है वो है टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी. जैसा कि नाम
मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में भी आपको हमेशा ये बात कही है कि जब भी आपने कोई टर्म देखनी हो, कोई कॉन्सेप्ट ये देखना हो, तो आपने सबसे पहले उसका नेम देखना है कि उसका बेसिकली नेम क्या है। इस तरफ लिखा है टेस्ट, रीटेस्ट रिलायबिलिटी, यानी कि पहले टेस्ट किया, उसके बाद वही टेस्ट दोबारा किया, रीटेस्ट, और फिर इन दोनों के दरमियान में आपने स्कोर्स के दरमियान में कोरिलेशन देखा कि क्या टेस्ट और अगेन टेस्ट करने से एक तरह का रिजल्ट है। जिस तरह आप ये देखें, यहाँ पर टाइम 1 मेजर, अगेन टाइम 2, और ये इज इक्वल टू, यानी दोनों बराबर, ये और ये दोनों बराबर है। दैट इज कॉल्ड टेस्ट, रीटेस्ट रिलायबिलिटी। अब उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज अ मेजरमेंट of reliability obtained by administering the same test twice over a period of time. For example, after 7 days of administration, correlation coefficient between two administration will give the degree of reliability. यानी एक ही टेस्ट को हमने 2 दफ़ा कुछ दिनों के बाद, आफ्टर 7 डेज या 10 डेज, मतलब डिफरेंट डेज हैं, लेकिन कम से कम 7 दिन के बाद आपको चेक करना चाहिए टेस्ट, रीटेस्ट रिलायबिलिटी। तो आपने एक ही टेस्ट 2 दफ़ा किया, पहले 1 दफ़ा किया, फिर कुछ दिनों का आपने वक्फा दिया और फिर किया, और फिर आपने देखा कि क्या इन दोनों जो टेस्ट मैंने किए उनके रिजल्ट्स के दरमियान में रिलायबिलिटी है, कोरिलेशन है, बहुत ज़्यादा तब्दील तो नहीं है, तकरीबन एक जैसे हैं, कंसिस्टेंट हैं, स्टेबल हैं। जिस तरह मैंने आपको रिलायबिलिटी की डेफिनेशन में बताया था कि इसमें जो स्कोर्स होते हैं वो स्टेबल और कंसिस्टेंट होते हैं एक टेस्ट के बार बार करने से। तो आपने देखना है कि जब टाइम 1 और टाइम 2, यानी पहली दफ़ा आपने टेस्ट एडमिनिस्टर किया, स्कोर ले लिया, और दूसरी दफ़ा टाइम 2 पे एडमिनिस्टर किया और इसको स्कोर लिया, तो क्या वो दोनों स्कोर्स आपस में तकरीबन, मैं बार बार वर्ड यूज़ कर रहा हूँ तकरीबन, क्योंकि 100% नहीं होंगे, तो तकरीबन बराबर है। अगर बराबर है तो दिस इज कॉल्ड टेस्ट, रीटेस्ट रिलायबिलिटी। नेक्स्ट आ जाता है जी पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी। पैरेलल फॉर्म से मुराद है यानी कि 2 फॉर्म, पैरेलल फॉर्म, एक जैसे 2 फॉर्म। द की टू दिस मेथड इज द डेवलपमेंट ऑफ ऑल्टरनेट टेस्ट फॉर्म्स दैट आर इक्विवेलेंट इन टर्म्स ऑफ कंटेंट, रिस्पांस, प्रोसेस एंड स्टैटिस्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इसमें क्या है, बेसिकली आपने 2 फॉर्म डेवलप करने। पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी से मुराद ये है कि 2 फॉर्म एक ही तरह के रिलायबल करने, डेवलप करने। लाइक अगर एक डिप्रेशन का है तो उस जैसा ही दूसरा स्केल भी आपने, जो फॉर्म है वो डिप्रेशन का ही, उसमें भी वैसे ही मिलते जुलते कंटेंट हों जैसे पहले स्केल में है, तो स्टैटिस्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स सारी उस जैसी हो, यानी एक ही जो आपने वेरिएबल के 2 फॉर्म जो है वो डेवलप कर लेने, फिर एडमिनिस्टर करने हैं और उनका आपस में जो है वो रिलायबिलिटी देखनी है। एडमिनिस्टर कैसे करनी है? एडमिनिस्टरिंग वन फॉर्म ऑफ द टेस्ट टू अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स एट सम लेटर टाइम, कुछ दिनों के बाद। पहले आपने एक टेस्ट एडमिनिस्टर किया, एक फॉर्म यानी कि एडमिनिस्टर किया, जिस तरह ये लिखा हुआ है सर्वे ए, फिर उसके बाद सर्वे बी। एक ही जो कंज्यूमर है या कस्टमर है उसमें एक ही तरह के पहले एक सर्वे किया गया, फिर दूसरा किया गया सेम प्रोडक्ट के बारे में या सेम वेरिएबल के बारे में, फिर उन दोनों के दरमियान में इज इक्वल टू का साइन है, यानी कि देखा गया कि दोनों का जो रिजल्ट था उस बंदे का, दोनों जो स्केल थे वो एक तरह के रिजल्ट दे रहे थे। क्या किया? एडमिनिस्ट्रिंग वन फॉर्म ऑफ द टेस्ट टू अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स एंड एट सम later time administering an alternate form of that same test to the same group of people। उसके थोड़े दिनों बाद जो है वो एक अल्टरनेट फॉर्म जो था वो सेम टेस्ट का, ऑफ द सेम टेस्ट का एक अल्टरनेट फॉर्म जो था वो उन्हीं लोगों पे एडमिनिस्टर किया गया, कोरिलेटिंग स्कोर्स ऑन फॉर्म ए विद स्कोर्स ऑन फॉर्म बी। और फिर क्या किया गया कि जो दोनों फॉर्म्स थे उनके स्कोर्स को आपस में को रिलेट किया गया और देखा गया कि दोनों के स्कोर्स जो हैं वो एक जैसे हैं, रिलायबल हैं, कंसिस्टेंट हैं या नहीं है। अगर तो है तो दिस इज कॉल्ड पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी, यानी उन दोनों फॉर्म्स में रिलायबिलिटी मौजूद है, तो इसको हम कहते हैं पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी। सिंपल वर्ड्स में मैं अगर बताऊं तो एक ही वेरिएबल के 2 एक जैसे फॉर्म होते हैं जो हम डेवलप करते हैं, बिल्कुल 100% एक जैसे नहीं होते, लेकिन एक जैसे अल्टरनेट फॉर्म होते हैं जो दोनों डिप्रेशन को मेजर कर रहे होते हैं। अब उन दोनों को आपने एक फॉर्म पहले एडमिनिस्टर करना है, उसका स्कोर ले लेना है, उसके कुछ दिनों बाद उन्हीं पार्टिसिपेंट पे जिन पे आपने पहला फॉर्म किया था उन्हीं पे दूसरा करना है, फिर उसका स्कोर ले लेना है और फिर दोनों स्कोर्स का आपस में रिलेशनशिप देख लेना है। दोनों फॉर्म्स जो स्कोर देंगे उनका रिलेशनशिप देख लेना है, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि रिलायबिलिटी है या नहीं है।
अच्छा जी, अब हम बात करते हैं रिलायबिलिटी की। जो तीसरी टाइप है वो है स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी। सबसे पहले हमने टेस्ट रिलायबिलिटी डिस्कस किया, उसके बाद पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी। अब स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी क्या है? यानी कि नाम से देखें, स्प्लिट हाफ यानी कि एक क्वेश्चनियर है, उसको आपने दो हिस्सों में तकसीम कर लेना है। जिस तरह ये जो पिक्चर है आप देख सकते हैं इसमें कि जो एक क्वेश्चनियर है उसको दो हाफ्स में तकसीम किया गया है। क्वेश्चन 1, आइटम 3, आइटम 5 को एक हाफ में रखा गया है, आइटम 2, 4, 6 इस तरह करके। यानी इवन एंड ऑड जो है उनको आप, एक क्वेश्चनियर है अगर उसके 20 क्वेश्चन है तो आप उसमें से इवन अलहदा कर लें और ऑड अलहदा कर लें। अब दो क्वेश्चनियर बन गया यानी हाफ हो गया। अब उसको एडमिनिस्टर कीजिए दोनों हाफ्स को, दोनों यानी कि जो आपने क्वेश्चनियर बना लिए हैं हाफ हाफ किया, एक क्वेश्चनियर को हाफ करके दो बनाए उसके पोर्शन, एक में इवन क्वेश्चंस डाले, एक में ऑड क्वेश्चन डाले, या आप जिस तरह भी कर रही है, मैं आपको समझाने के लिए बात कर रहा हूँ, आपने हाफ हाफ डालने। अब उनको दोनों को एडमिनिस्टर कीजिए और फिर दोनों का जो स्कोर आएगा उसको आप उसकी रिलायबिलिटी देखिए, उसके दरमियान में कोरिलेशन देखिए, तो आपको रिलायबिलिटी का आइडिया हो जाएगा। मैं डेफिनेशन को पढ़ भी देता हूँ। इन दिस टाइप ऑफ रिलायबिलिटी ऑन स्केल divided into two equal halves, for example even and odd number items, then find out the correlation between both parts of the questionnaire. So this is called split half reliability. अच्छा जी, अब हम बात करते हैं रिलायबिलिटी की अगली टाइप से रिलेटेड, जिसको कहते हैं इंटर-रेटर रिलायबिलिटी। इंटर-रेटर रिलायबिलिटी बेसिकली इसमें क्या होता है, एक से ज़्यादा रेटर्स होते हैं, जजेस होते हैं, और वो जजेस जो हैं वो बेसिकली एक ही चीज़ को मेजर करते हैं। लाइक आपने बॉक्सिंग का मुकाबला देखा होगा, अब जब दो प्लेयर्स आपस में फाइट कर रहे होते हैं तो 4 या 3 जजेस बैठे हुए होते हैं। इस तरह बॉडी बिल्डिंग वगैरह के मुकाबले में भी जब मतलब वो जज करने के लिए 3 या 4 जजेस बैठे होते हैं, और जिन जजेस के ज़्यादा जो है वो रिस्पॉन्स आ जाता है जिसकी तरफ उसको विनर करार दे दिया जाता है। तो इसी तरह इंटर-रेटर रिलायबिलिटी यही है कि जब जितने ज़्यादा जजेस का आपस में डिसीजन सेम आता है। इसी तरह मैं आपको बताता हूँ, जिस तरह एक 100 रुपए की फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नोटों की गुड्डी है, अब उसको मैं भी गिनता हूँ वो 100 है, अब अगला बंदा भी उसको मैं देता हूँ वो भी गिनता है वो भी 100 है, तीसरा बंदा भी गिनता है वो 100 है। ये इंटर-रेटर है। बेसिकली एक रेटर मैं हूँ, एक रेटर अगला बंदा है, एक रेटर उससे अगला बंदा है। यानी एक ही चीज़ को मेजर करने वाले 3 लोग हों, तो जब 3 लोग एक ही चीज को मेजर करेंगे और उनके दरमियान में जो कंसिस्टेंसी आएगी, दैट इज कॉल्ड इंटर-रेटर रिलायबिलिटी। अच्छा जी, अब हम डिस्कस करते हैं अपनी इस वीडियो की लास्ट जो रिलायबिलिटी की टाइप है, दैट इज कॉल्ड इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी। Internal consistency reliability basically it is measure that how much items in a scale or measurement tool relate to each other. ठीक है जी। अब एक आपके पास स्केल है, लाइक डिप्रेशन का स्केल है। अब उसमें क्या होगा, उसमें जितने आइटम हैं वो तमाम एक दूसरे से इनका क्या कोरिलेशन है, अगर तो उनके आइटम्स के एक दूसरे के साथ कोरिलेशन कंसिस्टेंसी पाई जाती है तो दैट इज कॉल्ड इंटर-रेटर रिलायबिलिटी। फॉर एग्जांपल डिप्रेशन को आप मेजर कर रहे हैं तो डिप्रेशन के एक स्केल पे बंदा कहता है कि फॉर एग्जांपल हमारा एक आइटम है कि मैं ज़्यादातर वक्त उदास रहता हूँ। अब मैं ज़्यादातर वक्त उदास रहता हूँ, उसमें वो कहता है स्ट्रांगली एग्री, ठीक है। अब एक और आइटम है, उसमें वो कहता है कि अब आइटम ये है कि मैं किसी भी चीज़ में खुशी महसूस नहीं करता। अब वहाँ पर अगर बंदा कह देता है, अगर उस पर लगाता है स्ट्रांगली एग्री पे, तो इसका मतलब है कि दोनों आइटम्स के दरमियान में कंसिस्टेंसी पाई जा रही है, यानी दोनों डिप्रेशन को जो है वो शो कर रहे हैं। लेकिन अगर वो एक तरफ वो कह रहा है कि मैं ज़्यादातर वक्त उदास रहता हूँ, स्ट्रांगली एग्री, और दूसरी तरफ वो कह रहा है कि मैं किसी भी काम में खुशी महसूस नहीं करता, वो आगे से वो कहता है डिसएग्री, यानी एक तरफ वो डिप्रेशन की सिम्टम को शो कर रहा है, दूसरी तरफ नहीं कर रहा। तो इस तरह कंसिस्टेंसी नहीं पाई जा रही। लेकिन अगर सारे आइटम जो है डिप्रेशन को जो मेजर कर रहे हैं उनके दरमियान में भी जो है वो कंसिस्टेंसी पाई जा रही हो, तो दैट इज कॉल्ड इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी। उसकी एक बहुत सी कॉमन टाइप है जिसको कहते हैं क्रॉनबैक अल्फा। द मोस्ट कॉमन इंटरनल कंसिस्टेंसी मेजर इज क्रॉनबैक अल्फा। क्रॉनबैक अल्फा जो है बेसिकली वो इंटर आइटम रिलायबिलिटी को ही मेजर करता है। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। होपफुली आपके लिए फ्रूटफुल साबित होगा और आपके जो पीपीएससी का एग्ज़ाम नियर कमिंग एग्ज़ाम है
ठीक है, उसमें भी काफ़ी जो है वो आपको हेल्प देगा, क्योंकि इस तरह के जो रिलायबिलिटी हो गया या वैलिडिटी हो गया या सैम्पलिंग हो गया, सैम्पलिंग टेक्निक, इस तरह के जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त साइकोलॉजी के पीपीएससी के लेक्चरर के एग्जामिनेशन के लिए। तो आप इसको अच्छी तरह प्रिपेयर कीजिए, इंशाल्लाह होपफुली ये आपकी बहुत हेल्प करेगा। और मैं इस तरह के जो है वो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं मैं उनको भी अपलोड करता रहूँगा, ताकि आपको एग्ज़ाम से पहले पेपर से पहले आपकी काफ़ी जो है वो इन टॉपिक्स से रिलेटेड तैयारी हो जाए। थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। विश यू गुड लक, फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़। Bismillahirrahmanirrahim. Khawateen wa Hazrat, Assalamu alaikum. Today we will discuss validity. Validity refers to how well a test measure. What is purpose to measure? Keep in mind that a scale can reliable, but it does not mean that it is also valid. अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली इन सिंपल वर्ड्स के वैलिडिटी क्या होती है। आप एक स्केल बनाते हैं नया, फॉर एग्जांपल डिप्रेशन का स्केल आपने बना लिया। अब डिप्रेशन का स्केल जो आपने बनाया है, अब वो जब हम किसी पेशेंट का डिप्रेशन मेजर करेंगे तो अगर तो पेशेंट डिप्रेशन में, अगर तो आपका स्केल जो है वो उसका डिप्रेशन मेजर करेगा, ठीक है, मतलब उसमें कंटेंट ऐसा है, उसमें सवाल ऐसे हैं जो डिप्रेशन को ही मेजर करते हैं, तो इसका मतलब है कि आपका स्केल जो है वो वैलिड है। यानी जब मैंने डेफिनेशन आपको बताई है कि वैलिडिटी रेफर्स टू हाउ वेल अ टेस्ट मेजर, यानी एक जो मेजर है यानी टेस्ट है या स्केल है वो कितने अच्छे तरीके से उस वेरिएबल को मेजर करता है जिस वेरिएबल को मेजर करने के लिए उसे बनाया गया है। यानी अगर एक डिप्रेशन का स्केल है वो डिप्रेशन को मेजर करने के लिए बनाया गया है, तो वैलिडिटी क्या होगी उस स्केल की कि वो कितने अच्छे तरीके से डिप्रेशन को मेजर करता है। ये नहीं है कि डिप्रेशन को मेजर करने के लिए आपने बनाया लेकिन वो डिप्रेशन को मेजर ही नहीं कर रहा, तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो डिप्रेशन को मेजर नहीं कर रहा। इसका मतलब है कि उसमें सवाल ऐसे नहीं है, उसका कंटेंट ऐसा नहीं है कि जो डिप्रेशन को मेजर करे। तो वैलिडिटी क्या हुई कि कितने अच्छे तरीके से कोई स्केल उस वेरिएबल को मेजर करता है जिस वेरिएबल को मेजर करने के लिए वो बनाया गया हो। इसका मतलब है कि वो स्केल वैलिड है। अब याद रखिए कि अगर एक स्केल रिलायबल है तो इसका ये कतई मतलब नहीं कि वो वैलिड भी है। क्यों? क्योंकि अब अगर गलत स्केल भी है वो आपको एक स्कोर दे देता है तो दूसरी दफा भी आपको वही स्कोर वो देगा, ठीक है, क्योंकि सवालनामा आपने एक तरह बनाया, अब एक सवालनामे पे पार्टिसिपेंट ने रिस्पॉन्ड किया तो स्कोर आ गया 20। अब बेशक वो गलत ही है लेकिन जब दूसरी दफा आप मेजर करेंगे फिर भी उसका स्कोर तकरीबन 20 के नजदीक ही आएगा, वो गलत स्केल के भी। तो स्केल रिलायबल तो हो गया क्योंकि पहली दफा वो स्केल आया और दूसरी दफा भी वही, पहली दफा वही स्कोर आया, दूसरी दफा भी वही स्कोर आया, तो रिलायबल तो हो गया, तो कंसिस्टेंसी तो आ गई स्कोर में। लेकिन अब उसकी क्या गारंटी है कि वो जो है वो उसी चीज को मेजर कर रहा है स्केल जिसको आप मेजर करने के लिए आपने बनाया। तो इसका मतलब ये है कि आपको ये स्केल 2 दफा स्कोर तो सेम दे सकता है लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि वो वैलिड भी है, यानी उसी चीज को मेजर कर रहा है जिसको मेजर करने के लिए आपने बनाया। यानी वो दोनों दफा आपको गलत इंफॉर्मेशन भी दे सकता है, वो दोनों दफा आपको गलत स्कोरिंग भी दे सकता है, जो पहली दफा भी गलत होगी क्योंकि वो तो चीज मेजर ही नहीं कर रहा होगा। अब दूसरी दफा भी जब आपको वो देगा तो वो फिर स्कोरिंग जो है वो उसका स्कोर है वो गलत होगा क्योंकि दूसरी दफा भी उसने सही तरह से चीज मेजर को नहीं की। लेकिन दोनों दफा चूंकि गलत चीज को मेजर किया तो स्केल तो स्कोर तो सेम आएगा, लेकिन जिस चीज को मेजर करने के लिए बनाया गया है वो चीज उसने मेजर नहीं की, ठीक है। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि स्केल रिलायबल तो हो सकता है लेकिन उसका ये कतई मतलब नहीं कि वो वैलिड भी लाजमी होगा। तो वो स्केल जो रिलायबल है वो हमेशा वैलिड नहीं होता। वैलिड वो स्केल होता है जो उसी चीज को, उसी वेरिएबल को मेजर करे जिस वेरिएबल को मेजर करने के लिए उसे बनाया गया है, तो इसको कहते हैं वैलिडिटी। अब वैलिडिटी की डिफरेंट टाइप्स होती है। सबसे पहले जो आ जाती है फेस वैलिडिटी आ जाती है, उसके बाद
कंटेंट वैलिडिटी आ जाती है, कंकरेंट वैलिडिटी आ जाती है, प्रिडिक्टिव वैलिडिटी आ जाती है, डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी आ जाती है, कन्वर्जेंट वैलिडिटी आ जाती है। इन हम तमाम जो मैंने आपके साथ टाइप्स डिस्कस की हैं वैलिडिटी, इंशाल्लाह इनको हम आगे लेक्चर में चलते हुए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी डेफिनेशन वैलिडिटी की, कि वैलिडिटी बेसिकली ऐसी चीज़ होती है, एक ऐसी खसूसियत है किसी स्केल की कि किस हद तक वो उस वेरिएबल को मैयर कर रहा है जिस वेरिएबल को मैयर करने के लिए उसे बनाया गया है। मतलब जिस वेरिएबल को मैयर करने के लिए स्केल बनाया गया है, क्या उसी वेरिएबल को वो मैयर कर रहा है और किस हद तक कर रहा है। ज़्यादा कर रहा है, बिल्कुल सही कर रहा है, 100% उसी को मैयर कर रहा है, थोड़ा कर रहा है, अगर थोड़ा कर रहा होगा तो वैलिडिटी कम होगी, बिल्कुल अच्छे तरीके से कर रहा होगा तो वो स्केल अच्छा वैलिड होगा। तो ये ही थी डेफिनेशन। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं वैलिडिटी की टाइप है, दैट इज़ कॉल्ड फेस वैलिडिटी। अच्छा, फेस वैलिडिटी जो बेसिकली है, ये कोई साइंटिफिक जो है वो टर्म नहीं है, कोई साइंटिफिक इसका मैयर नहीं है वैलिडिटी, कोई साइंटिफिक वैलिडिटी नहीं है। ये जस्ट आप कोई चीज़ देखते हैं और उसको देख के पहचानते हैं कि यार ये फ़लाँ चीज़ है, ये फ़लाँ चीज़ है। जिस तरह आपको एक स्केल दे दिया जाता है, आप उसका नाम नहीं बताया जाता, आपको एक क्वेश्चनियर दिया जाता है और आपको कहा जाता है कि यार देखें वो ये किस चीज़ का लग रहा है। तो आप उसको सरसरी सा एक देखते हैं, आपको मतलब एक दो आइटम आप उसको देखते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है देखने से ही कि यार ये डिप्रेशन का स्केल है, क्योंकि आपको लगा कि उसमें कंटेंट ऐसा है या उसका जो अपीयरेंस है उसकी वो ऐसी है, उसमें वर्ड्स ऐसे हैं। तो दिस इज कॉल्ड फेस वैलिडिटी। दिस टाइप ऑफ वैलिडिटी इज नॉट वेरी साइंटिफिक। इट मीन्स दैट द मेजर appear to be suitable for measuring the under investigation construct। यानी कि उसमें बेसिकली ये जो मैंने डेफिनेशन अभी पढ़ी है उसका एक थीम ये है, उसका एक जो क्रिस्प है वो ये कि ये एक तो साइंटिफिक वैलिडिटी नहीं जो मैं आपको बता चुका हूँ, दूसरा ये कि इसको देखकर ही ये आइडिया लगाया जाता है कि ये जो है बेसिकली ये उस चीज़ को मैयर करेगा जो उसी फिनोमिना को मैयर करने के लिए है जिस फिनोमिना को मैयर हम करना चाह रहे हैं। मतलब मैं अगर स्केल देखता हूं तो मैं बेसिकली डिप्रेशन को मेजर करना चाह रहा हूं। अब मैं स्केल देखता हूं तो मुझे लगता है कि हाँ इसमें कोई मवाद इसी तरह का है, तो ये स्केल क्या होगा, फेस वैलिडिटी इस स्केल की हाई होगी। लेकिन अगर मैं ये देखता हूं कि यार डिप्रेशन को मेजर करना है तो ये नज़र नहीं मुझे आ रहा है ये स्केल के ये डिप्रेशन को मेजर करेगा सिर्फ देखने से, तो इसका मतलब ये है कि उसमें बेसिकली कंटेंट नहीं, उसमें वर्ड्स ऐसे नहीं है, मुझे वो सूटेबल नहीं लग रहा कि ये डिप्रेशन को मेजर करेगा। उसका मतलब ये है कि इस स्केल की फेस वैलिडिटी वीक है। तो फेस वैलिडिटी क्या है कि जस्ट देखने से आपको पता चल जाए कि क्या कोई स्केल आपका मतलूबा जिस चीज़ को आप मेजर करना चाह रहे हैं क्या उस चीज़ को वो मेजर करेगा या नहीं करेगा। तो दैट इज़ कॉल्ड फेस वैलिडिटी। ये साइंटिफिक वैलिडिटी नहीं है, इसकी कोई बहुत ज़्यादा ये बहुत कम यूज़ की जाती है। जब भी हम अपना थीसिस वगैरह लिखते हैं या रिसर्च रिपोर्ट लिखते हैं तो मैंने लाइक बहुत 1-2-4% ही है अगर कोई इसको इस वैलिडिटी को मेजर यूज़ करना चाहे इस टर्म को या अपनी रिपोर्ट में इसको लिखे, अदरवाइज ऐसा नहीं होता। इसको मोस्टली यूज़ नहीं किया जाता क्योंकि ये ज़्यादातर ये साइंटिफिक नहीं है। हमारी रिसर्च में मोस्टली चीज़ें वो होती हैं जो साइंटिफिक हों। तो दिस इज़ कॉल्ड फेस वैलिडिटी। अच्छा जी, अब हम जिस वैलिडिटी की टाइप की बात करने जा रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड कंटेंट वैलिडिटी। अब कंटेंट जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि स्केल में जितना जो कंटेंट होगा, जो क्वेश्चंस होंगे, हम देखेंगे कि क्या कंटेंट वैलिड है। कंटेंट वैलिड होने से मुराद ये है, हम देखेंगे कि जितने क्वेश्चंस मेजरमेंट स्केल में डाले गए हैं या आपका जो इंस्ट्रूमेंट या आपका जो क्वेश्चनियर है वो आपने बनाया है, उसमें जितने सवाल या कंटेंट आपने डाले हैं क्या वो तमाम के तमाम उसी वेरिएबल को मेजर कर रहे हैं जो वेरिएबल मेजर करने के लिए आपने स्केल बनाया। मसलन अगर आप डिप्रेशन का आपने एक स्केल बनाया, आपने डिप्रेशन को मेजर करना है, तो हम ये देखेंगे कि क्या हम देखने से मुराद ये कि एक्सपर्ट्स की एक टीम जो है आप वो मुतय्यन करेंगे, वो अपने जो फील्ड में जिस मतलब डिप्रेशन का क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हो या जिस भी फील्ड का आपने क्वेश्चनियर बनाया है उस फील्ड से रिलेटेड जो एक्सपर्ट्स हों उनका एक पैनल जो होता है, पैनल मीन 2-3 जो एक्सपर्ट्स होंगे, 3-4,
तो वो आपका स्केल जज करेंगे कि क्या आपके स्केल में जो क्वेश्चंस मौजूद हैं क्या वो क्वेश्चन उसी वेरिएबल को मेजर करेंगे या कर रहे हैं या उससे रिलेटेड ही हैं जो वेरिएबल आप मेजर करना चाह रहे हैं। मसलन अगर आपने डिप्रेशन का स्केल बनाया है तो एक्सपर्ट्स वो लोग जो डिप्रेशन को डील करने में एक्सपर्ट हों, जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हों, जिनका क्लिनिकल का एक्सपीरियंस है, जो उन्होंने डिप्रेशन के पेशेंट को डील किया हो, जिनको डिप्रेशन के बारे में हो ना हो, जिनको सिम्टम्स का पता हो डिप्रेशन का, अब वो लोग आपके जो क्वेश्चनियर है उसमें स्केल को जो क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे कि आपका जो तमाम क्वेश्चंस हैं वो डिप्रेशन को ही मेजर कर रहे हैं। अब वो कैसे देखेंगे, वो आप एक उनको क्वेश्चनियर देंगे अपना जिसमें आपके तमाम सवाल होंगे और हर सवाल के आगे 5 पॉइंट या 7 पॉइंट लिकर्ट स्केल होगा, या आप उसको फोर्स्ड चॉइस स्केल भी यूज़ कर सकते हैं हाँ या नहीं में, कि हर वो आगे अपना आंसर देंगे यानी कि अपनी राय देंगे टिक मार्क करके। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ हाँ या नहीं में, आप हर सवाल के आगे ऑप्शन दे देंगे तो उसकी इंस्ट्रक्शंस क्या होगी, आप उनसे कहेंगे कि आप ये देखेंगे कि ये जो सवाल है क्या ये डिप्रेशन को मेजर करता है हाँ या नहीं। अगर करता है तो आप हाँ पे टिक कर दें, अगर नहीं करता तो आप नहीं पे टिक कर दें। तो इस तरह करके लिकर्ट स्केल का जो पैटर्न है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। हर सवाल के सामने जो है वो 5 पॉइंट या 7 पॉइंट लिकर्ट स्केल का जो रिस्पॉन्स पैटर्न है आप वो दे सकते हैं कि आप उनको कहेंगे कि आपने ये जज करना है कि ये जो सवाल है इस स्केल में पहला सवाल दूसरा, यानी 1 बाय 1 करके सारे सवालों की बात होगी कि ये जो सवालात हैं ये किस हद तक डिप्रेशन को मेजर कर रहे हैं। अगर आप स्ट्रांगली एग्री हैं कि ये बिल्कुल 100% मेजर कर रहे हैं तो स्ट्रांगली एग्री पे टिक कर दें, अगर थोड़ा कम है तो इस तरह करके कम पे वो आप टिक कर दें। डिसएग्री पे अगर बिल्कुल आप समझते हैं कि ये जो सवाल है ये बिल्कुल भी डिप्रेशन को मेजर नहीं कर रहा तो आप डिसएग्री पे क्लिक कर दें। तो इस तरह करके आप उनकी जो कंटेंट वैलिडिटी है एक्सपर्ट्स के पैनल के थ्रू आप हासिल करेंगे। इस वैलिडिटी को एक्सपर्ट वैलिडेशन भी कहते हैं, क्योंकि एक्सपर्ट लोग देख रहे होते हैं इसको, तो हम इसको एक्सपर्ट वैलिडेशन या एम्पिरिकल वैलिडेशन का नाम भी देते हैं। तो दिस इज कॉल्ड कंटेंट वैलिडिटी। कंटेंट देखा जाता है इसमें स्केल का कि कंटेंट जो है स्केल का वो उसी चीज़ को मेजर कर रहा है जिस चीज़ को आप मेजर करना चाह रहे हैं, जिसके लिए स्केल डेवलप किया गया है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड कंटेंट वैलिडिटी और एक्सपर्ट और एम्पिरिकल वैलिडेशन। अच्छा जी, अब हम बात करने जा रहे हैं कंकरेंट वैलिडिटी की। ये एक और जो टाइप है वैलिडिटी की, दिस इज कॉल्ड कंकरेंट वैलिडिटी। अच्छा, कंकरेंट वैलिडिटी क्या होता है? सबसे पहले मैं आपको जो लिटरेचर है जो मैंने लिखा हुआ मैं पढ़ के सुना देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा इसका आइडिया भी हो जाएगा। इन ऑर्डर टू कंप्यूट कंकरेंट वैलिडिटी 2 स्केल्स एडमिनिस्टर्ड, ब्रैकेट में मैंने आगे लिखा हुआ 1 मोस्टली इंडिजिनस and second already existing on same construct at the same time, and then find out the relationship between both scores. For example, administration of Siddiqui Shah depression scale with back depression inventory. यानी फॉर एग्जाम्पल आपने सिद्दीकी शाह डिप्रेशन स्केल जो था वो खुद आपने डेवलप किया और आपने साथ जो ऑलरेडी एक डिप्रेशन को मेजर करने वाली इन्वेंटरी थी बैक डिप्रेशन, आपने वो उसके साथ मेजर की। तो मैं आप इसका जो लॉजिक है वो मैं आपको बता देता हूँ इसके पीछे बेसिकली क्या है, क्यों करते हैं। अच्छा, इसमें होता ये है बेसिकली कि कंकरेंट वैलिडिटी में एक स्केल है जो आपने बनाया है डिप्रेशन का। फॉर एग्जांपल डिप्रेशन का स्केल आपने अपना स्केल डेवलप किया है, ठीक है जी। अब अपना जब स्केल डेवलप किया, लाइक मैंने अपना स्केल डेवलप किया है, मैं उसका नाम रख देता हूँ कि तारिक डिप्रेशन इन्वेंटरी या तारिक डिप्रेशन स्केल। अब जो मैंने तारिक डिप्रेशन स्केल बनाया है तो वो डिप्रेशन को मेजर करता है। अब लाजमी बात है कि इसकी कोरिलेशन पॉजिटिव होनी चाहिए किसी ऐसे स्केल के साथ कि जो वो भी दूसरा स्केल वो भी डिप्रेशन को मेजर करने वाला हो। तो फिर ही पता चलेगा ना कि उसने भी जितना स्कोर लिया है और इसने भी डिप्रेशन को मेजर किया बंदे के और उसने भी डिप्रेशन को मेजर किया बंदे के। अब कैसे हमें पता चलेगा कि हमारा स्केल जो वैलिड है? हम दोनों स्केल की कोरिलेशन देखेंगे कि क्या जो मेरे स्केल पे स्कोर आया है वही उस स्केल पे भी आया। लाइक मेरे स्केल पे जो डिप्रेशन का लेवल है पेशेंट का, क्या दूसरे स्केल पे भी तकरीबन मिलता जुलता ही डिप्रेशन का लेवल है पेशेंट का। तो उसको हम कहते हैं कंकरेंट वैलिडिटी। इसमें होता क्या है, एक आप अपना स्केल जो आप डेवलप करते हो वो आप एडमिनिस्टर करते हो और एक उसी कंस्ट्रक्ट से रिलेटेड यानी उसी वेरिएबल
का स्केल, जो वेरिएबल आपने जिस वेरिएबल पे स्केल डेवलप किया है, उसी वेरिएबल का एक और डेवलप्ड स्केल जो पहले किसी और ने किया होगा, आप दोनों स्केल एडमिनिस्टर करोगे और उन दोनों के दरमियान कोरिलेशन चेक करोगे कि क्या अगर तो उनकी हाई कोरिलेशन है, पॉजिटिव मतलब हाई कोरिलेशन है, तो इसका मतलब ये है कि आपके स्केल की कंकरेंट वैलिडिटी हाई है, क्योंकि आपके स्केल ने भी वही चीज मेजर की जो उसके स्केल ने मेजर की। वो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड स्केल था, वो ऑलरेडी साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज एस्टेब्लिश्ड थी, उसकी स्केल वो ऑलरेडी वैलिड स्केल था। अगर जो स्कोर उसने दिया, उस स्केल ने दिया, तकरीबन मिलता जुलता स्कोर ही आपके स्केल ने दिया। जो डिप्रेशन का लेवल उसने डायग्नोस किया, वही तकरीबन मिलता जुलता डिप्रेशन का लेवल आपके स्केल ने डायग्नोस किया। इसका मतलब ये है कि आपका स्केल भी डिप्रेशन को ही मेजर कर रहा है और अच्छे तरीके से मेजर कर रहा है, जैसे कि दूसरा पहले से किसी और का डेवलप करदा स्केल जो था वो उसने मेजर किया। तो इसको हम कहते हैं कंकरेंट वैलिडिटी। अच्छा जी, नेक्स्ट वैलिडिटी की टाइप जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज कॉल्ड प्रेडिक्टिव वैलिडिटी। प्रेडिक्टिव वैलिडिटी बेसिकली प्रेडिक्शन को शो करती है। प्रेडिक्शन से मुराद ये है कि आप कोई स्केल एडमिनिस्टर करते हैं, उस स्केल के स्कोर्स की बेस पे आप ये प्रिडिक्ट करते हैं कि इन फ्यूचर ये बंदा या बंदी या कोई भी मतलब फर्द जो है इन फ्यूचर वो किस तरह की परफॉर्मेंस शो करेगा। मसलन आपने देखा होगा कि एमफिल या पीएचडी के लिए जीआरई या गैट जनरल या गैट सब्जेक्ट टेस्ट जो है वो लिया जाता है। बेसिकली ये जो गैट जनरल या गैट सब्जेक्ट टेस्ट है, इसका असल मकसद जो होता है, हमारे यहाँ तो अब वो मकसद फौत हो गया है, बहरहाल ये प्रिडिक्टिव टेस्ट हैं। इनका असल मकसद ये नहीं होता कि आपकी पिछली परफॉर्मेंस को जज करना, बल्कि इनका असल मकसद ये होता है कि ये देखना कि नेक्स्ट अगर आपको एडमिशन दिया जाए, इसकी वो बेसिकली आपको इसकी परफॉर्मेंस की बेस पे एडमिशन देते हैं। आपने जो गैट के टेस्ट पे परफॉर्म किया होता है, उसकी बेस पे वो प्रिडिक्ट करते हैं कि नेक्स्ट फ्यूचर में आप अच्छी परफॉर्मेंस देंगे या बुरी परफॉर्मेंस देंगे। अगर तो आप गैट पे अच्छा स्कोर करते हैं तो इसका मतलब है कि ये प्रिडिक्शन हो गई है कि आप नेक्स्ट जब आपको एडमिशन दिया जाएगा तो आप अपनी स्टडीज में भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। और अगर आप इस तरह के टेस्ट पे बुरी परफॉर्मेंस देते हैं, गैट पे या कोई भी ऐसा जो एंट्रेंस टेस्ट लिया जाता है, तो इसका मतलब ये है कि आप नेक्स्ट भी बुरी परफॉर्मेंस देंगे। लेकिन हमारे यहाँ ये समझा जाता है, और कभी किसी ने बताया नहीं, हमारे यहाँ यही समझा जाता है कि शायद ये हमारी पिछली परफॉर्मेंस जो हम पढ़ के आए हैं उसको जज करने के लिए ये टेस्ट लिया जा रहा है कि इनको कुछ आता है या नहीं। बहरहाल इसका ये नहीं मकसद होता। इसका मकसद होता है कि प्रिडिक्शन करना कि आप इस पे स्कोर, जो आपका ये स्कोर होगा उसकी बेस पे आपका फ्यूचर का जो स्कोर है वो प्रिडिक्ट किया जाता है। इसलिए आपको किसी भी डिसिप्लिन में दाखिला देने से पहले आपका जो है वो इस तरह का जीआरई टेस्ट या गेट का टेस्ट जो है वो लिया जाता है। तो उसमें यही देखा जाता है कि उसमें बेसिकली प्रिडिक्शन की जाती है कि आप फ्यूचर में क्या स्कोर करेंगे। अब फ्यूचर का भी अगर आपका स्कोर आ जाता है तो इसका मतलब ये है, और ये स्कोर भी आपका हाई था, फ्यूचर में भी आपने हाई स्कोर लिया, इसका मतलब है कि आपका जो टेस्ट है जो आपने बनाया है उसकी प्रिडिक्टिव वैलिडिटी जो है वो हाई है। लेकिन अगर बिल फर्ज करें, अगर बाकी तमाम सर्कमस्टांसेस को हम कांस्टेंट कर दें, लेकिन जब आपने जो गैट का टेस्ट लिया है अगर उसमें स्कोर हाई आया है और फ्यूचर में स्कोर लो आया है, तो वो यही समझा जाएगा कि आपने जो टेस्ट लिया था, प्रेडिक्शन के लिए जो टेस्ट डेवलप किया था, उसकी प्रेडिक्टिव वैलिडिटी जो है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी की। डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी की टेस्ट वेदर कॉन्सेप्ट्स और मेजरमेंट्स दैट आर सपोज्ड टू बी अनरिलेटेड। अच्छा, इसमें होता क्या है, आपने जो स्केल बनाया है, आप ये देखेंगे कि थेरीज जो है वो क्या कहती हैं कि आपका जो वेरिएबल है जिसका आपने स्केल बनाया है, कौन कौन से दूसरे ऐसे वेरिएबल हैं जिनके साथ आपके वेरिएबल का कोई ताल्लुक नहीं है। अगर हम दोनों को, जिस तरह हम कोरिलेशन चेक करते हैं, डिप्रेशन का सेल्फ स्टीम के साथ कर लिया तो नेगेटिव रिलेशनशिप आ गया, डिप्रेशन का इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ चेक कर लिया तो नेगेटिव रिलेशनशिप आ गया, डिप्रेशन का
एंजाइटी के साथ चेक कर लिया तो पॉजिटिव रिलेशनशिप आ गया। ये तो रिलेशनशिप है, यानी ताल्लुक है, बेशक नेगेटिव है या पॉजिटिव है। लेकिन आप ये देखेंगे कि कौन से ऐसे दूसरे वेरिएबल हैं जिनका आपके वेरिएबल के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है जी, तो दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी। जब आपने डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी चेक करनी हो, डिफरेंट किस्म की वैलिडिटीज है ना, जिस तरह मैंने आपको बताया फेस वैलिडिटी, कंटेंट वैलिडिटी, कंकरेंट वैलिडिटी, प्रिडिक्टिव वैलिडिटी, तो इसी तरह डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी है। अब डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी चेक करने के लिए आपके पास जो वेरिएबल है, आपने देखना ये है कि बाकी दूसरे जो थेरीज बताती कौन कौन से ऐसे वेरिएबल्स हैं जिनके बारे में पहले रिसर्चेज हो चुकी हैं कि उनका आपके वेरिएबल के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आप दोनों का एडमिनिस्टर करें, दोनों का रिलेशनशिप देखें तो कोई रिलेशनशिप नहीं निकलता। तो इस तरह के जो वेरिएबल है आप उनको निकालेंगे, लेंगे, और वो जो वेरिएबल है उनसे रिलेटेड जो स्केल है वो अभी आप एडमिनिस्टर करेंगे, और साथ आपका जो स्केल बना हुआ है आप वो भी एडमिनिस्टर करेंगे, और आप देखेंगे कि दोनों के दरमियान में ताल्लुक वाजे हुआ है या नहीं हुआ। मसलन फॉर एग्जांपल कोरिलेशनल कोफिशिएंट बिटवीन सेल्फ स्टीम एंड लोकस ऑफ कंट्रोल इज 0.12, यानी कि अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने सेल्फ स्टीम का स्केल बनाया। अब हमने देखा कि ऐसे कौन से वेरिएबल्स हैं कि जो सेल्फ स्टीम के साथ रिसर्चेस बताती हैं कि वो रिलेटेड नहीं है, यानी उनकी कोई कोरिलेशन नहीं आती है, बहुत वीक रिलेशनशिप आता है। बहुत वीक कोरिलेशन से मुराद भी यही होता है कि दोनों वेरिएबल्स का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, दोनों अनरिलेटेड है, एक दूसरे के साथ कोई रिलेटेड नहीं है। अब सेल्फ स्टीम का हमने स्केल बनाया, हमने थेरीज में देखा, तो पता चला कि जो लोकस ऑफ कंट्रोल है उसका सेल्फ स्टीम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है या बहुत वीक ताल्लुक है, रिलेशनशिप है। हमने दोनों का एडमिनिस्टर किया, अपना बनाया हुआ सेल्फ स्टीम का स्केल एडमिनिस्टर किया, और लोकस ऑफ कंट्रोल का किसी का जो बनाया हुआ स्केल था वो एडमिनिस्टर किया, और हमने दोनों के दरमियान में कोरिलेशन देखा तो हमारे पास 0.12 आ गया। 0.12 का मतलब है कि बहुत ही वीक रिलेशनशिप, मतलब ना होने के बराबर, यानी दोनों वेरिएबल जो है वो अनरिलेटेड है। तो इससे क्या हमें पता चला कि हमारे स्केल की डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी हाई है। हाई कैसे है? क्योंकि हमने जो देखा था कि डिप्रेशन जो हमने सेल्फ स्टीम का जो हमने स्केल बनाया था, हमने उसकी डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी चेक करनी थी। तो हमने थेरीज में पढ़ा कि जो लोकस ऑफ कंट्रोल होता है उसकी सेल्फ स्टीम के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, या रिलेशनशिप जो है वो बहुत वीक होती है, कोरिलेशन। हमने दोनों को सेल्फ स्टीम का स्केल भी और लोकस ऑफ कंट्रोल का स्केल भी हमने एडमिनिस्टर किए, और हमने दोनों स्कोर्स का आपस में कोरिलेशन देखा तो हमारे पास 0.12 आ गया। उसका मतलब ये है कि हमारे स्केल की डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी जो हाई है, क्योंकि उसने जो थेरीज ऑलरेडी बताती थी हमारे स्केल ने भी वही जो है वो रिजल्ट निकाला है कि सेल्फ स्टीम का लोकस ऑफ कंट्रोल के साथ बहुत ही वीक रिलेशनशिप। डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी को जनाब डाइवर्जेंट वैलिडिटी भी कहा जाता है। अच्छा जी, नेक्स्ट वैलिडिटी की टाइप जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज कॉल्ड कन्वर्जेंट वैलिडिटी। कन्वर्जेंट वैलिडिटी जो डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी या डाइवर्जेंट वैलिडिटी थी उसके बिल्कुल उल्ट है। उसमें डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी में हमने क्या पढ़ा था कि वो आपने अपना जो वेरिएबल है वो उस वेरिएबल के साथ एडमिनिस्टर करना है जिनका आपस में थेरीज के अकॉर्डिंगली कोई ताल्लुक ना हो। लेकिन जब हम बात करते हैं कन्वर्जेंट वैलिडिटी, कन्वर्जेंट वैलिडिटी में आपने ये देखना है, जब भी आपने अपने स्केल की कन्वर्जेंट वैलिडिटी चेक करनी है तो आपने ये देखना है कि आपका जो वेरिएबल है उसका कौन से ऐसे दूसरे वेरिएबल है जिनके साथ ताल्लुक है, यानी रिलेशनशिप पाया जाता है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, दोनों किस्म के रिलेशनशिप होते हैं ना। तो ये हमने सिर्फ रिलेशनशिप देखना है, हमने इस डिबेट में नहीं जाना कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। कन्वर्जेंट का मतलब होता है कि क्या रिलेशनशिप है। तो अब फॉर एग्जांपल हमने डिप्रेशन का स्केल बनाया, अब हमने डिप्रेशन के स्केल की कन्वर्जेंट वैलिडिटी चेक करनी है। कैसे करेंगे? हम सोचेंगे, हम देखेंगे कि कौन से ऐसे दूसरे वेरिएबल हैं जिनका डिप्रेशन के साथ ताल्लुक पाया जाता है। हम देखेंगे कि सेल्फ स्टीम है, डिप्रेशन का सेल्फ स्टीम के साथ नेगेटिव रिलेशनशिप पाया जाता है, ताल्लुक तो है ना। मैंने पहले ही आपको बताया कि पॉजिटिव और नेगेटिव की डिबेट में नहीं हमने जाना, हमने ये देखना है कि ताल्लुक है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, नो इशू, हमने जस्ट ताल्लुक देखना है। अब इसी तरह हम देखेंगे कि जो सेल्फ स्टीम होती है उसका डिप्रेशन के साथ नेगेटिव रिलेशनशिप पाया जाता है, जो इमोशनल इंटेलिजेंस होती है उसका सेल्फ स्टीम के साथ भी डिप्रेशन के साथ भी नेगेटिव रिलेशनशिप पाया जाता है। इसी तरह जो एंजाइटी होती है उसका डिप्रेशन के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप पाया जाता है।
तो अब हम क्या करेंगे, हम एक अपना डिप्रेशन का स्केल ले लेंगे, दूसरा कोई ऐसा स्केल ले लेंगे, वेरिएबल का स्केल ले लेंगे जिनका डिप्रेशन के साथ ताल्लुक पाया जाता है। बेशक आप इमोशनल इंटेलिजेंस का ले लें, बेशक आप सेल्फ स्टीम का ले लें, एंजाइटी का ले लें, या किसी दूसरे ऐसे वेरिएबल का जिसका डिप्रेशन के साथ को रिलेशन पाया जाता हो। दोनों स्केल्स का एडमिनिस्टर करेंगे, उनका आपस में रिलेशनशिप देखेंगे। जिस तरह convergent validity test that constructs that are expected to be related are in fact related। यानी कन्वर्जेंट वैलिडिटी क्या होती है, उसमें जो हम सपोज करते हैं कि जो टेस्ट है वो जो दो टेस्ट हैं वो रिलेटेड हैं, और जो टेस्ट करने के बाद यानी कि हमारी रिसर्च के बाद जब हमने कन्वर्जेंट वैलिडिटी निकाल लिया, मतलब एडमिनिस्टर कर लिया स्केल, जो रिजल्ट आया वो भी यही शो करे कि दोनों के दरमियान में ताल्लुक पाया जाता है। फॉर एग्जांपल कोरिलेशनल कोफिशिएंट बिटवीन सेल्फ स्टीम एंड डिप्रेशन इज 0.61। यानी हमने डिप्रेशन का स्केल बनाया था, हमने ये देखा कि उसकी कन्वर्जेंट वैलिडिटी चेक करनी है, तो हमने क्या देखा कि कौन से ऐसा वेरिएबल है जिसका डिप्रेशन के साथ ताल्लुक है। तो हमने ये देखा कि सेल्फ स्टीम का ताल्लुक है, रिसर्चेस के थ्रू, लिटरेचर हमें बताता है, थेरीज बताती हैं। तो हमने दोनों का आपस में जो दोनों स्केल एडमिनिस्टर किए और हमारे पास जो रिलेशनशिप आ गया 0.61। इसका मतलब है कि इन दोनों के दरमियान में जो है वो रिलेशनशिप पाया जाता है। तो दैट वाज ऑल अबाउट, ये जो थी वो मैंने डिस्कस कर ली आपसे वैलिडिटी की टाइप। तो इंशाल्लाह अज़ीज़ नेक्स्ट जो है वो हम अपने जो मज़ीद टॉपिक्स के साथ आपके साथ डिस्कस करेंगे बाकी चीज़ें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।